झारखंड राज्य की आबादी 3.25 करोड़ है और उसमें न जाने करोड़ों छात्र हैं, तो सबसे राय ली जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ईडी और सीबीआई के मामलों में फंस रहे हैं, लगातार इन पर सवाल उठ रहे हैं, इनकी संपत्ति को लेकर, इनकी कार्यशैली को लेकर। जब राज्य में उथल पुथल होता है तो ये अपनी सरकार को केवल और केवल अपनी सरकार को बैलेंस करने के लिए इस प्रकार के नीतियों को लेकर आते हैं। तो एक छात्र होने के नाते या फिर एक जागरूक युवा होने के नाते हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं कि राज्य में 24 के लिए एक ऐसा विकल्प बने जिससे राज्यवासी एक नए विकल्प को तलाश सके। हम लोग इसकी प्रयास कर सकते हैं। और ये कहाँ लिखा है कि छात्र को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए? किसने कहा है? हाँ, मेरा मानना है पढ़े लिखे छात्रों को ही राजनीति करनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे छात्र राजनीति करते हैं तो मेरा मानना था एक बहुत ही आसानी से एक पॉलिसी तैयार हो सकती है। पॉलिसी बनाने के लिए कोई ज़्यादा 3-4 कॉलम में स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाता और उसी स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति को परिभाषित किया जाता कि नियोजन क्या, ना जो झारखंड का निवासी हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नॉन मैट्रिक लोग अगर मंत्री चुनकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं यही दिशा और दशा होगी। झारखंड में भाषा, स्थानीयता और नियोजन जैसे मुद्दों पर आंदोलन कर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले जयराम महतो इस वक्त रांची में हैं। और जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड सरकार की नियोजन नीति जैसे ही हाई कोर्ट द्वारा खारिज की गई, कैबिनेट मीटिंग में झारखंड सरकार ने फिर से उसी नियोजन नीति में कुछ सुधार करके उसको फिर से जो है छात्रों के लिए लाने का प्रयास किया है। ऐसे में अभी हम जयराम महतो जी के साथ हैं और इसी मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। काफ़ी आंदोलन किए, अब जाके फिर से सुधार हुआ है इस पर। अब क्या लगता है, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जो फिलहाल चर्चाएं चल रही है, राज्य सरकार रायशुमारी कर रही है युवाओं से, छात्रों से 60-40 की नीति को लेकर। तो अगर इस नीति को अगर आगामी विधानसभा सत्र में पारित किया जाता है तो मेरे हिसाब से झारखंड राज्य का दुर्भाग्य होगा। इसी नीति के खिलाफ जाकर वर्तमान राज्य सरकार को पूर्ववर्ती सरकार को हटाकर लाने का कार्य किया गया था। और फिर से अगर वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार की नीति को लेकर आएगी तो फिर पूर्व सरकार ही आपसे बेहतर थी। 2016 की नीति में आप रायशुमारी कर रहे हैं, जो कि 60-40 की बात हो रही है, 60 झारखंडियों के लिए और 40 ओपन टू ऑल रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये राज्य, जबकि झारखंड राज्य 40% खनिज संपदा देने के बाद भी एक पिछड़ा राज्य है। भले यह राज्य आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करता है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति जो हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आज हमेशा संकट के साथ और हमेशा हाशिए में वे लोग हैं। और अगर आप नियोजन की पॉलिसी में अगर इस प्रकार की नीति लेकर आते हैं जिससे कि अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ लाभ मिलेगा, तो मेरे हिसाब से इस राज्य के बनने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं आज भी मृत अवस्था में है। आज भी शहीदों के सपने साकार ना होकर बल्कि वो मृत अवस्था में चले जा रहे हैं। अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो आज देख सकते हैं गोपनीय आंकड़ा, कुछ दिन पहले हमारी एक डीएसपी से बैठक हुई, उन्होंने अंदर के आंकड़े दिए कि 36,000 प्रत्येक साल गैर झारखंडी लोग झारखंड में आके प्रवास कर रहे हैं। और यही नहीं, वे जाति, आवासीय, वोटर कार्ड, राशन कार्ड वगैरह भी बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले दिन झारखंड के डेमोग्राफी में बदलाव आएगा। यदि झारखंड के डेमोग्राफी में बदलाव आएगा तो निश्चय बात है पॉलिटिकल डैमेज होगा। पॉलिटिकल डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है अगर सत्ता की शक्ति अन्य लोगों के हाथों में चली जाएगी तो राज्य के लोगों का हाशिए में आना निश्चय ही है। अभी उनका केवल ब्यूरोक्रेसी में अधिकार है, सो हमारी मैंने एमएलए को दबाव बना कर रखते हैं। इनके कानों के नीचे से, आँख के नीचे से ऐसे रूल्स बना के ले जाते हैं जिनका इनको भनक तक नहीं लगता है। लेकिन यदि ब्यूरोक्रेसी के अलावे अगर एमएलए में वे लोग, मैंने विधायिका में वे लोग अगर काबिज हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से इस राज्य का दुर्भाग्य होगा। बाकी आप कहीं भी जाकर देख लें, और भी राज्य हैं, हर राज्यों का गठन हुआ है। अभी देखिए तमिल में बात आ रही कि तमिल वाले लोग, मैंने हिंदी भाषा से कह रहे हैं कि पहला अधिकार हमारा है। हालांकि अगर वहाँ छिटपुट हिंसा की चर्चाएँ हो रही हैं तो हम चाहेंगे कि हिंसा की छिटपुट जो चर्चाएँ हो रही हैं, अगर इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, लेकिन हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं हैं। हाँ, ये मानते हैं कि जो भी राज्य बना है, जिस राज्य के गठन हुआ है, उस राज्य के निवासी जो है मूल, उनका पहला उस पर अधिकार हो। उसके बाद अगर उनसे छूटे तो अन्य राज्य के अधिकार, मैंने अभ्यर्थी उस पर दावा कर सकते हैं। कैसे होगा जयराम जी? हेमंत सरकार ने तो बनाने का प्रयास किया, हाई कोर्ट खारिज कर दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, आप इसके लिए, आपकी जो टीम अगर नहीं है तो कम से कम आप एक समिति तैयार करें। जिस प्रकार कालेकर समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, मंडल कमीशन का गठन किया गया था, ठीक उसी प्रकार एक समिति तय करें। और हो सके तो उस समिति को हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ की जो नियोजन पॉलिसी है उसको स्टडी करने के लिए भेजिए। और आप रेफरेंस में डालिए कि ऐसी नियोजन नीति उड़ीसा में है, ऐसी नियोजन नीति छत्तीसगढ़ में है। और अगर हाईकोर्ट तब खारिज करे तब आप उसको, मैंने इस बात को कटघरे में ला के रख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसका मतलब है झारखंडियों के साथ दोहन किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, ये जो सुधार हुआ है नियोजन नीति में, ये भी तो कहीं ना कहीं छात्रों की राय लेकर किया गया। बताया जा रहा 7 लाख स्टूडेंट्स को जो मैसेज किया गया, आप भी खुद चाहते हैं, आपको कॉल वगैरह आया था? नहीं, हमें कॉल नहीं आया था। और मुझे लगता है कि ये एक रिकॉर्डेड कॉल था। इसे एक फेक कॉल भी ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे रिकॉर्डिंग आए
जिसमें उधर से पूछा गया कि यह नीति को हम लोग माने प्रस्तुत करना चाहते हैं, पारित करना चाहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? यस या नो, ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप उस पर एक्सप्लेन करें, कुछ माने अपना डिस्क्राइब करें। वे सिर्फ एक ही लाइन में कह रहे हैं कि हाँ कि ना। तो अगर आप ना भी कह रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ भी कह रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है ये एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है। 7 लाख क्यों? झारखंड राज्य की आबादी 3.25 करोड़ है और उसमें न जाने करोड़ों छात्र हैं, तो सबसे राय ली जाए, 7 लाख ही क्यों? और आइए फ़ोन कॉल्स क्यों? आप एक ट्विटर अभियान चलाने के लिए कहिए कि आप उस पॉलिसी से सहमत है कि नहीं, एक समय दीजिए, या फिर सीधा सी बात है जाके आप एक मने और कोई रास्ता तैयार करें, क्योंकि फ़ोन कॉल पे इसलिए विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन कॉल कहीं ना कहीं वो प्रायोजित फ़ोन कॉल है, इसमें हाँ बोलिए या ना बोलिए, सरकार को क्या बोलना है वो पहले से तय है। तो मेरा मानना है कोई और रास्ता अपनाया जाए जिससे छात्रों की रायशुमारी ली जाए। और 60-40 की नीति कौन छात्र चाहेगा? अगर वो 7 लाख छात्र झारखंडी, पहला बात तो ये हम मानते ही नहीं 7 लाख आंकड़ा है। कौन छात्र चाहेगा कि 60% झारखंड के लिए और 40% गैर झारखंड के लिए? ऐसा कोई भी छात्र है जो पढ़ने वाला है वो नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि आज भले वो मैंने उसके बाद उसके बच्चे भी कई फॉर्म अप्लाई करेंगे, और अगर 40 जो आ जाएंगे तो उसमें तो स्पष्ट है कि जो लोग यहाँ नौकरियाँ करेंगे उनके बच्चे फिर झारखंडी कहलाएंगे। तो इस तरह की मैंने बेतुका नीति का कोई भी छात्र समर्थन नहीं कर सकता है। यह केवल और केवल दिग्भ्रम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है जो सरकार के मंत्री हैं, चाहे बन्ना गुप्ता हैं, मिथिलेश ठाकुर हैं, आप लोगों के आंदोलन के समय या फिर कैबिनेट में जब नई नियोजन नीति लाई गई थी उस समय भी लगातार वो आश्वस्त कर रहे थे कुछ नहीं होगा, सबका भला किया जाएगा। तो पूरा ये जो अभी तक का जो कार्यकलाप आपने देखा, नियोजन नीति कैबिनेट से गई, फिर सदन में पास हुई, फिर हाई कोर्ट रिजेक्ट करता, क्या लगता है सोची समझी राजनीति थी कि ऐसे करेंगे तो तमाम जो क्योंकि गठबंधन की सरकार है उन्हें भी खुश रखना है? देखिए, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जो बातें सामने आ रही है, सच्चाई तो यही है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ईडी और सीबीआई के मामलों में फंस रहे हैं, लगातार इन पर सवाल उठ रहे हैं, इनकी संपत्ति को लेकर, इनकी कार्यशैली को लेकर, जब राज्य में उथल पुथल होता है तो ये अपनी सरकार को केवल और केवल अपनी सरकार को बैलेंस करने के लिए इस प्रकार के नीतियों को लेकर आते हैं। और मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन को चाहिए कि आप ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भले पक्ष विपक्ष है, भले एक दूसरे को ये लोग गाली दे, मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ मेरा मानना है और ये अनुभव कह रहा है कि इनका कहीं ना कहीं अंदरूनी साठगांठ है। भारतीय जनता पार्टी उनके पास सेंट्रल चीज़ें हैं और उन्होंने शायद वर्तमान में सरकार को यही कहा होगा कि आप 5 साल सरकार को किसी तरह चलाएं, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पॉलिसियाँ होंगी उसे हमारे ताक में रखकर, जो हमारे अधिकारी वहाँ स्थापित हैं उनके ताक में रखकर उनके कथनानुसार बनाइए। और मैक्सिमम वो चाहेगी कि ऐसी पॉलिसी ना बने जिससे 100% झारखंड को लाभ मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है कि कम से कम बाहरियों के लिए एक रास्ता खुला रहे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहीं ना कहीं सरकार चलाने में असमर्थ है। आप देख सकते हैं, भले 1932 बात करती है, 1932 खतियान जोहार यात्रा, आभार यात्रा, और रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात उन्हें चाहिए कि राज्य की शक्तियाँ क्या है, अपनी राज्य शक्तियों का चिंतन मंथन करे और उसके आधार पर कोई नियोजन पॉलिसी लेकर आए, जिससे कि छात्र आज काफ़ी समय सालों से परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इम्तहान की तैयारियाँ कर रहे हैं, उन्हें एक इम्तहान में ऐसा इम्तहान में बैठने का अवसर मिले जो भविष्य में इम्तहान देने के बाद फिर ऐसा चांस ना हो कि इसमें चुनौतियाँ होंगी और इम्तहान ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए एक बेहतर नीति बनानी होगी। और मुझे लगता है कि आप अन्य राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल की नीतियों को ही अध्ययन करें कि वहाँ किस प्रकार की पॉलिसी है, वहाँ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रावधान है, और उसी को ताक में रखकर एक बेहतर माने सुंदर नीति बनाई जाए, जिससे कि छात्रों को भविष्य में किसी प्रकार का डर ना हो। उसके बाद देख सकते हैं आज कहीं ना कहीं इस बात को मानना होगा कि जो भी मानसिकताएँ हैं वह झारखंड के राज्य को लेकर दोहरी रहती है। राज्यपाल महोदय का ही जो स्टेटमेंट आया, चाहे जो उन्होंने विधेयक को वापस किया, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1970 को आधार मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट 422 का निर्णय को, जजमेंट को आधार मानते हुए कि 1970 का जो आधार उन्होंने लिया, यह कहते हुए कि अब मैंने कानून के विपरीत है। लेकिन महोदय अप टू डेट नहीं, अगर वे अप टू डेट होते हैं तो शायद उन्हें जानकारी होना चाहिए। 2002 या 3 के आसपास चंडीगढ़ न्यायालय का आदेश था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य में स्थानीयता को रख सकता है। उसके बाद आपका 2009 में शायद सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि कोई व्यक्ति अगर अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाता है, वहाँ प्रवास करता है, लेकिन उसका संबंध अपने राज्य से भी होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह उस राज्य में जहाँ गया है कमाने खाने रोजी रोजगार के लिए, किसी भी प्रकार के स्थानीय होने का दावा नहीं कर सकता है। पटना हाईकोर्ट का भी यही जजमेंट है। अच्छा, एक बात जो मेरे जहन में आ रही है और कई लोग अब बोलने भी लगे हैं कि जयराम महतो जो पहले छात्र थे अब राजनीतिकार हो गए हैं, राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन पूरे प्रदेश में घूम के छात्र खतियानी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ जयराम महतो क्या जरूरत पड़ेगी, छात्र हैं, पूरे प्रदेश में क्यों घूम रहे हैं? निश्चय ही हम लोग जब छात्र हैं और इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग का सृजन हुआ है,
तो अब कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और हम लोग चाहेंगे कि अगर ये लोग नाकाबिल साबित होते हैं यूपी एनडीए राज्य में, तो एक छात्र होने के नाते या फिर एक जागरूक युवा होने के नाते हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं कि राज्य में 24 के लिए एक ऐसा विकल्प बने जिससे राज्यवासी एक नए विकल्प को तलाश सके। हम लोग इसकी प्रयास कर सकते हैं। और ये कहाँ लिखा है कि छात्र को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए? किसने कहा है? जब जो लोग माने यहाँ विधायक का बेटा विधायक बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर छात्र लोग इन विधायकों को नकारते हुए एक नई सोच, एक नई विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, तो इससे दिक्कत होता है। तो इसका मतलब है कि लोग आदी हो चुके हैं, लोगों को ये आदी हो चुका है कि विधायक जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वही राजनीति की बागडोर को संभाले। जब तक कामगार, किसान, मजदूर वर्ग अगर राजनीति से संबंध नहीं रखेंगे, विधानसभाओं के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, इस राज्य का, न देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये माने कि झारखंडी छात्र जो पीएचडी कर रहा है अब राजनीति भी करेगा? हाँ, मेरा मानना है पढ़े लिखे छात्रों को ही राजनीति करनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे छात्र राजनीति करते हैं तो मेरा मानना था एक बहुत ही आसानी से एक पॉलिसी तैयार हो सकती है। पॉलिसी बनाने के लिए कोई ज़्यादा 3-4 कॉलम में स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाता और उसी स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति को परिभाषित किया जाता कि नियोजन क्या, ना जो झारखंड का निवासी हो। वहाँ कुछ लिखना ही नहीं था कि अब भाषा मैटर हो, खतियान मैटर हो। नियोजन नीति में जिस प्रकार अन्य राज्य क्या लिखते हैं नियोजन नीति में कि जब बिहार राज्य का निवासी हो, उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए। एक लाइन में नियोजन नीति को परिभाषित कर देता है, लेकिन उसके बाद वो जब नियोजन नीति को जानने के लिए कहाँ जाता है? स्थानीय नीति में। फिर स्थानीय नीति 3-4 लाइन में परिभाषित है। तो ठीक उसी प्रकार वास्तव में अगर पढ़े लिखे छात्र अगर राजनीति को समझते, राजनीति को करते हैं, तो आज इस राज्य की दुर्दशा ये नहीं होती। और आप देख सकते हैं मन्ना गुप्ता का स्टेटमेंट देख सकते हैं भाई, या फिर अन्य मंत्रियों का स्टेटमेंट देख सकते हैं, कितना बेतुका स्टेटमेंट आ रहा है। बर्ड फ्लू का जो बयान सुने कि मैंने अगर बर्ड फ्लू से कोई खतरा नहीं है, मुर्गा को और मैंने गर्म करके खाओ। एक मैंने सुशोभित पद पर हैं, राज्य के गरिमामयी पद पर स्थापित हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनका इस तरह का हास्यपद बयान तो इसीलिए कह रहे हैं कि नॉन मैट्रिक लोग अगर मंत्री चुनकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं यही दिशा और दशा होगी। तो इसीलिए अगर पीएचडी करने वाले, मास्टर डिग्री ग्रेजुएट करने वाले युवा अगर राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं और वहाँ तक अगर प्रवेश करते हैं तो मेरा मानना है इनसे बेहतर होगा। ये नहीं कहेंगे कि वे तुरंत ही झारखंड को सोना झारखंड फिर बना देंगे, समय लगेगा, संघर्ष लगेगा। लेकिन ये लोग जो हैं अंगूठा छाप लोग, जो बेहुदा बयान देते हैं, जिनके पास कोई पॉलिसी नाम की चीज़ नहीं है, ना ये डिसीजन मेकर है, ना ये पॉलिसी मेकर है, या कुछ नहीं है, तो इनसे मेरा मानना है अगर पढ़े लिखे युवा जाएंगे जो निर्भीक हों, थोड़ा बेहतर हो सकता है। रामगढ़ चुनाव में क्यों नहीं प्रयास किए, या फिर आपके जो लोग हैं वो रामगढ़ में क्यों? एक अच्छा मौका था रामगढ़ में, अगर आप राजनीति में उतरे हैं। मेरा मानना है कि रामगढ़ का चुनाव के बाद अभी यार साल भर ही मात्र समय है, तो साल भर में आप एक सीट में जाकर या फिर उपचुनाव में आप फाइट करके राज्य की तकदीर को बदलने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक मैसेज जा सकता था और उस दौरान हम भी काफ़ी डिस्टर्ब थे, काफ़ी दुखी थे। 1 महीना से हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको मैनेज करने में हमको टाइम लगा। अतः उस चुनाव को लेकर हम किसी भी प्रकार से कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, ना हमने कोई इंटरफेयर किया था, ना कभी उस दौरान हम कभी रामगढ़ के किसी साथी से फ़ोन पर बात किए और ना कभी उस रास्ते से हम होकर गुजरे। तो इसीलिए रामगढ़ के चुनाव को लेकर हम लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। जो भी परिणाम आया वहाँ की जनता ने तय किया है। बाकी 2024 जो होगा, निश्चय अगर यही ढुलमुल रवैया रहा पक्ष और विपक्ष का, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक जोरदार आवाज़ बुलंद करेंगे, एक प्रयास करेंगे कि 2024 का जो चुनाव हो उसमें एक व्यवस्था परिवर्तन की सोच को स्थापित किया जाए। एक प्रयास होगा, एक पहल होगा। और कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं, जब किसी भी राज्य में अगर सत्ता में बैठे लोग अगर गलत करते हैं तो विपक्ष में बैठे लोग कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं विरोध जताते हैं। लेकिन इस राज्य में एकमात्र राज्य है जहाँ अगर दूसरा कोई इशू रहता है तो विपक्ष के लोग मांदर बजाते हैं, लेकिन जब भी नियोजन की बात आती है, स्थानीय की बात आती है, विपक्ष भी मुंह में मने चूहा डालकर चुपचाप हो जाता है और वहाँ विपक्ष दल के नेता भी खामोश हो जाते हैं, ना इनके जुबान से कुछ तक नहीं निकलता। इसका मतलब आसपास कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं कि राज्य का भला नहीं हो। ये लोग अपने अपने जो दिल्ली में बैठी पार्टियां हैं उनके आगे नतमस्तक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के आगे नतमस्तक है, आजसू भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक है, और दिल्ली में बैठी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी इस राज्य का उद्धार हो। यानी माने कि 2024 में जयराम महतो की अगुवाई में झारखंड को नया विकल्प मिल सकता है। देखिए, अगुवाई एक विचारधारा की होगी, यहाँ इंसान की अगुवाई नहीं होगी मिथिलेश दा। एक विचारधारा की अगुवाई होगी, वो विचारधारा झारखंडियत से प्रेरित होगी। वो विचारधारा कहीं ना कहीं शैक्षणिक युवाओं को आगे आने का प्रयास करेगी, उनका समर्थन करेगी। और हमने तो कह दिया है कि बेहतर होगा कम से कम पढ़े लिखे छात्र अगर राजनीति में जाएंगे तो अभी जो हमारे मंत्रीगण, विधायकगण उलूल जुलूल बयान देते हैं या फिर बोल भी नहीं पाते हैं, ना ठीक से समझ पाते हैं। अगर समझ पाते तो 60-40 का समर्थन करना ही नहीं चाहिए। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी को इसी मुद्दे से आप बैकफुट पर ले जाकर सरकार बनाए हैं, और अगर आप 60-40 पर रायशुमारी करते हैं, उसको पॉजिटिव वे में आप प्रेजेंट करते हैं, तो ये दुर्भाग्य है। आप देखिए, भाषा के बैरियर को समाप्त कर रहे हैं। इंग्लिश बताइए, कब से क्षेत्रीय भाषा होगी? कितनी गंदी और घिनौनी आपकी सोच है। यही सब मुद्दों पर आंदोलन किए, लगता है आंदोलन भी व्यर्थ किया। बिल्कुल,
लग भी रहा है कि ये हुक्मरान सोई हुई है, इनको कोई टस से मस होने वाला नहीं है और इनको आभास हो चुका है कि अपना अपना सीट से किस तरह जीत जाएंगे मुर्गा दारू खिला के। सब लोग आश्वस्त होकर जैसा मन बुझा रहा है कर रहा है। इसीलिए भी इस राज्य के जनता राज्य की युवाओं को दिशा और दशा को तय करना होगा। अब बताइए, आप ही बताइए, अंग्रेज़ी किस प्रकार से एक क्षेत्रीय लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी किस प्रकार से क्षेत्रीय लैंग्वेज हो सकती है, उर्दू किस प्रकार से क्षेत्रीय लैंग्वेज हो सकती है। इन भाषाओं को अगर आपको भाषा के आधार पर एग्जाम लेना है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा की पकड़ नहीं है, तो आप उस जिला के लिए आप स्पेशल कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के अलावा एक क्षेत्रीय भाषा दे सकते हैं जिसकी बहुत संख्या में लोग बोली जाती है। यदि मैंने, और मेरा मानना है खासकर जो ये मैंने विवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अगर उर्दू की बात कही जाए तो आप सर्वे कर लीजिए। मधु मंसूरी साहब हैं, उन्होंने विजेता राष्ट्रपति पदक विजेता है किस भाषा से? नागपुरी से। यही मजबूल खान गाना गाते हैं किससे? नागपुरी से, कभी कुड़माली से। तो इस बात को आपको समझना होगा कि आप उर्दू एज ए राज्य भाषा के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अब क्षेत्रीय भाषा का अर्थ अलग होता है। आप क्षेत्रीय भाषा के आधार पर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और जो कुछ भाषाओं को ऐड किया जा रहा है जो कि कतई सही नहीं है। इंग्लिश तो हद है कि अंग्रेज़ी जो कि एक इंटरनेशनल भाषा है, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन माने इत्यादि देशों के माने लगभग कई दर्जन देशों में बोली जाती है, और उस भाषा को अब झारखंड में अगर क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज में शामिल किया जाता है तो इतना बड़ा हंसी का विषय और इतना मूर्खों की सरकार के सिवा लोग क्या कहेंगे, आप ही बताइए। और अगर इनको कह दिया जाए कि तो बोलता है कि भाई हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो बताइए, अंग्रेज़ी आप माने एक लोकल लैंग्वेज में लेके आ रहे हैं, आप भाषा के बैरियर को समाप्त कर रहे हैं। देखिए, भाषा का बैरियर अगर आप समाप्त कर देंगे ना तो इससे क्या होगा कि अन्य प्रदेश के लोग आसानी से आ जाएंगे। देखिए, संस्कृति का मतलब क्या है? जैसे अभी जो भी जेपीएससी का सिलेबस है वहाँ करम, सरहुल इसके बारे में सवाल किया जाता है, वहाँ जनजातियों के बारे में सवाल क्वेश्चन किया जाता है, वहाँ सेंदरा, तो वहाँ आपका माने जो भी हमारा कल्चर है, पहला घैला, इसके बारे में सवाल किया जाता है। इससे क्या होगा कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी कितना भी तैयारी कर ले, वो झारखंड के कल्चर को नहीं जान सकते हैं। उसके लिए उन्हें जीवन अपना यहाँ व्यतीत करना होगा। इसमें क्या कि वो ऑटोमेटिकली छट जाएंगे। अभी जेपीएससी में सवाल था सेंदरा, जो नॉन झारखंडी हो कैसे जानेंगे सेंदरा का मतलब? कितना भी पढ़े, कितना भी रटे, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जान सकते हैं। जबकि जो झारखंड में रहता है वो बच्चा अगर पढ़ा भी नहीं है, वो अगर स्कूल तक भी नहीं गया है, तो वो जानता है कि सेंदरा का मतलब होता है शिकार करना। तो ठीक उसी प्रकार अब यहाँ क्या हो जा रहा है कि संस्कृति को भी डिलीट किया जा रहा है, आप भाषा को भी यहाँ डिलीट किया जा रहा है, लोकेलिटी का जो बैरियर है उसे ख़त्म किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से अन्य राज्य के अभ्यर्थी को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे जो भी लोग हैं वह अपने अपनी बोली सीटों की लगा चुके हैं कि किस अभ्यर्थी से कितना पैसा डील करना है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जेपीएससी में लगभग जो अभ्यर्थी अन्य राज्यों से आते हैं बहुत बड़ी राशि देकर आते हैं और मलाईदार पोस्टों में। झारखंड के लोग जाते हैं एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो अकाउंटेंट में चले जाते हैं, लेकिन जो मलाईदार पोस्ट होता है एसडीओ और बीडीओ मैक्सिमम बाहर के अभ्यर्थी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा घोटाला होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये लोकेलिटी का बैरियर को समाप्त करना यानी राज्य की अस्मिता को समाप्त करना, और ये स्टूडेंट को समझना होगा कि लोकल भाषा, लोकल संस्कृति का क्या मतलब होता है। अंतिम सवाल लेंगे। बहुत बात हो गई राजनीति की, नियोजन की, स्थानीय नीति की। आप पर आते हैं एज ए पीएचडी स्टूडेंट। अब जो नियोजन नीति है, जयराम महतो क्या करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे और छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे 60-40 की नीति किसी भी प्रकार से राज्य के हितकारी नहीं है। 40% खुली सीटें हैं जिसमें पूरे भारत देश के लोग आ जाएंगे, और भारत देश के लोग आएंगे वो विषय नहीं है। वे लोग आने के बाद झारखंड के बीच में आकर ज़मीनें लेंगे, और इस बात को आपको मानना होगा। आज अगर झारखंड में ज़मीनों का अधिग्रहण जबरन हो रहा है, जबरन कब्जा हो रहा है, अगर यहाँ ज़मीन माफिया पैदा हुए हैं तो बाहरियों के कारण पैदा हुआ है। और फिर क्या होगा, बाहर के लोग अब स्थापित होने देंगे। देखिए, किसी भी प्रकार से रहे, नौकरियों से आए चाहे किसी प्रकार से आए, अन्य राज्य में हम लोग भी जाते हैं, लेकिन हम लोग किस प्रकार जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, घर वापस चले आते हैं, अपने घर में मेहनत के साथ अपना फिर घर बनाते हैं। लेकिन बाकी लोग यहाँ के बस जा रहे हैं। बसने का मतलब है डिस्टर्बेंस करना। यहाँ की डेमोग्राफी को बदला जाएगा, यहाँ की कल्चरल को बदला जाएगा, और बदल ही गया। शहरों में तो देख सकते हैं जो झारखंड की लोक संस्कृति वो गायब हो चुकी है। धनबाद बोकारो का जो टाउन है, रांची का जो टाउन है, वहाँ लोकेलिटी की बात ही नहीं होती है, वहाँ लोक संस्कृति की बात ही नहीं होती है, वहाँ लोक कला की बात ही नहीं होती है। यानी आप इसे केवल और केवल नियोजन के स्तर पर नहीं देख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं कि भविष्य में पॉलिटिकल डैमेज होगा। पॉलिटिकल डैमेज ऐसे होगा, आप देख सकते हैं माननीय संजय सेठ रांची के सांसद बन चुके हैं, कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। तो ये पॉलिटिकल डैमेज होगा।
उसके बाद आपका आ जाएगा कल्चरल डैमेज होगा। कल्चरल डैमेज हो ही रहा है कि जो झारखंड की लोक कलाएँ हैं वो अब माने खत्म हो रही है, लोक कलाकार उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो सबसे खासियत होगी डेमोग्राफी, यानी यहाँ भौगोलिक स्थिति को ही बदल दिया जाएगा। रांची उसका उदाहरण है, धनबाद का टाउन उदाहरण है, बोकारो का टाउन उदाहरण है, झरिया का टाउन उदाहरण है। वहाँ डेमोग्राफी बदली जा चुकी है नियोजन के कारण। इसीलिए नियोजन पॉलिसी को आप हल्के में मत आंकिए। आज आप हैं, लेकिन कल 20 साल बाद ऐसा होगा जैसे जैसे प्रवासी लोगों की संख्या यहाँ बढ़ेगी वे लोग हमसे मजबूत हैं, इस बात को मानना होगा। और एक सीधी सी बात है, यदि हम लोग उनके साथ कंफर्ट ही रहते तो बिहार से काट कर झारखंड क्यों लिए? अगर हम लोग कंफर्ट रहते, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए, उन्हीं के विधायक चुन के ज़्यादा आ जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है भैया, अगर दिक्कत नहीं होती तो हम लोग अलग राज्य काट के क्यों लेते? उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी धनबाद से हम देना चाहेंगे। धनबाद में कुछ दिन पहले भोली में कांड हुआ, मैटर हुआ था BCCL और ग्रामीणों के बीच, जिसमें महिलाओं के साथ बहुत माने जरती गए थे, उनके कपड़े को फाड़ा गया था, CRPF की पुलिस बुलाई गई थी, बहुत पीटा गया था। लेकिन इतना बड़ा घटना होने के बावजूद लगभग 1 दर्जन लोगों को थाना में लॉकअप में डाला गया। लेकिन जो स्थानीय विधायक है राज सिन्हा, एक मुंह से आवाज़ तक नहीं निकला, जबकि ग्रामीण सही थे, उनका जमीन जबरन ले रही है। वहीं कुछ दिन बाद एक घटना घटती है अतिक्रमण को लेकर। शहर में माने विभाग क्या करती है, अतिक्रमण को हटाती है, क्योंकि अतिक्रमण में सब बाहर के लोग थे। राज सिन्हा सीधे बोलते हम कोर्ट तक जाएंगे। यही मैटर है, विधायक बाहर का है, वह झारखंडियत के साथ नहीं जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इसी तरह मैक्सिमम हाल झारखंड का होने वाला है, खासकर जहां औद्योगिक क्षेत्र है, जहां शहरीकरण है, जहां कोल बेल्ट है, वहां झारखंड के लोग नगण्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे और फाइनली उनका हर तरह से डैमेज हो जाएगा। आपका स्टैंड क्या होगा अब जब ये नियोजन नीति में सुधार देखिए, सबसे पहला बात, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, लेकिन हम सबसे पहले स्टूडेंट से जिस प्रकार मुख्यमंत्री रायशुमारी लेते हैं, हम लोग तो कोई कॉल के माध्यम से रायशुमारी नहीं लेंगे। हम लोग गाँव जा रहे हैं, हम लोग सभाओं में जा रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, हजारीबाग में बैठे हैं, राजधनवार में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग रायशुमारी कर रहे हैं कि 60-40 में स्टूडेंट्स का क्या मानना है। तो अगर स्टूडेंट्स को आपत्ति, फिर से होगा निश्चय ही इसको लेकर फिर से आंदोलन होगा और इस बार बहुत ही माने उग्र आंदोलन होगा। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो। बातें काफ़ी सारी हैं और निश्चय ही तमाम युवा भी नियोजन को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। देखना होगा कि जैसे ही अब सत्र की शुरुआत होती है होली के बाद, तो विधानसभा से के पटल से छात्रों के लिए क्या कुछ निकल के आता है। और जयराम ऐसे छात्र जो कि PhD कर रहे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का भविष्य संवारने में लगे हैं, इन जैसे छात्रों को छात्र जीवन में ही रहना पड़ता है या फिर राजनीति करना होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।